नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बात हमें और आपको समझनी होगी और वो बात ये है कि देश में ये जो दो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, अगर इन दो राज्यों में, दो स्टेट्स में अगर किसी भी पार्टी की सियासत गड़बड़ाती है, गेम खराब होता है यहाँ, तो फिर वो पार्टी चाहे कोई हो, वो देश में बहुमत की सरकार नहीं बना सकती, मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं, और महाराष्ट्र में 48 सीटें, सेकंड बिगेस्ट स्टेट अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें। कुल मिलाकर 128 सीटें, और अगर आप लोकसभा की स्ट्रेंथ देखें तो ऑलमोस्ट 25% सीटें इन्हीं दो राज्यों से मिल रही हैं। अब साहब, ये जो दो नेता आप देख रहे हैं, इन दो नेताओं ने महाराष्ट्र इस बार चौपट कर लिया है, और इन दोनों की स्थिति उत्तर प्रदेश में लगातार बाई इलेक्शन हारते हारते पोजीशन टाइट हो गई है। यानी उत्तर प्रदेश में पोजीशन टाइट और महाराष्ट्र चौपट। अब सवाल यह है कि मोदी और शाह, इन दो ताकतवर नेताओं के अरमानों पर महाराष्ट्र में कौन पानी फेर रहा है? कौन है वो शख्स जो महाराष्ट्र में मोदी और शाह के लिए मुसीबत बनता जा रहा है? कौन है वो नेता सरकार में जो भाजपा की जड़ में मट्ठा डाल रहा है? आज इसी से पर्दा उठाने जा रहा हूं। अब दोस्तों, आप इसे अजीब इत्तेफाक कह सकते हैं कि जिस अजीत पवार को मोदी जी ने डिप्टी सीएम बनाया, सरकार का नंबर 2 बना दिया, जिस अजीत पवार ने शरद पवार को छोड़ दिया, चाचा को छोड़ दिया, सगे चाचा को छोड़ दिया, जिस अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ दी, जिस अजीत पवार ने मोदी जी को एक नया सपना दिखाया वो महाराष्ट्र में, वही अजीत पवार आजकल मोदी जी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं मुसीबत का एक बड़ा पहाड़ बनते जा रहे हैं। अब 2 दिन पहले ही अजीत पवार ने मोदी, शाह, देवेंद्र फडणवीस, शिंदे सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि साहब 5% रिजर्वेशन, यानी मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन होना चाहिए, मुस्लिम्स को कोटा दिया जाए। सवाल इस बात का है कि जिस मुस्लिम कोटा को लेकर देवेंद्र फडणवीस राजनीति की रोटियां सेक रहे हो, एकनाथ शिंदे राजनीति की रोटियां सेक रहे हो, एक डिप्टी सीएम जो सरकार में नंबर 2 पोजीशन पे, उसने जब मुसलमानों की बात की तो जैसे शिंदे और फडणवीस को सांप सूंघ गया हो। इन दोनों नेताओं को और इनके आकाओं को, मोदी और शाह को, समझ नहीं आ रहा कि अब इस भतीजे का क्या करें, अजीत पवार का क्या करें। ये तो रोज भाजपा की जड़ में मट्ठा डाल रहा है। अजीत पवार बहुत रिजिड होते हैं, अजीत पवार आउटस्पोकन है, और अजीत पवार यही करते हैं जो करना है। आप उनको गन पॉइंट पे तो बीजेपी में ले आए। कई ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे कि कोई अजगर अपने औकात से ज्यादा खा जाता है, अजगर, फिर उसको उगालना पड़ता है। वो चीज वो अपने पेट में नहीं रख सकता, उगाल देता है। ये कई वीडियोस देखते हैं आप। जी देखे मैंने। बीजेपी ने अजीत पवार को निगल तो लिया, लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि ये हजम करने वाली चीज नहीं है, इसको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी मृत्यु हो जाएगी। अब दोस्तों, अजीत पवार जो डिप्टी सीएम हैं, इन्होंने हफ्ते भर में महाराष्ट्र में बीजेपी का पेड़ जो है उसकी जड़ें हिला दी हैं, और हफ्ते भर में इन्होंने कुछ ऐसे डिसीशंस लिए हैं कि मोदी और शाह तक बेचैन हो गए। मिसाल के तौर पर हफ्ते भर पहले पवार साहब ने 2 मुस्लिम मंत्री, सरकार में जो 2 मुस्लिम मंत्री हैं, अब्दुल सत्तार साहब और हसन मुशर्रफ, इन दोनों को अपने चैम्बर में बुलाया, अपने कमरे में बुलाया, और वहाँ पर वक्फ के अधिकारियों को बुलाया, वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को भी बुलाया, और उन्होंने एक बाकायदा टॉप सीक्रेट मीटिंग की जिसकी खबर फडणवीस तक को नहीं थी, दिल्ली में भाजपा के बड़े आकाओं को नहीं थी। और इस मीटिंग में मुस्लिम कोटे, जी हाँ, एजुकेशन में मुस्लिम कोटा देने की बात की गई। सवाल इस बात का है कि जब कोटे की बात बाहर निकली कमरे से और उन्होंने ऐलान किया
कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम कोटा दिया जाए, मुस्लिम्स को रिजर्वेशन दिया जाए, तो फडणवीस के पांव से जैसे जमीन निकल गई कि हो क्या रहा है सरकार में। इसी आदमी को हमने डिप्टी सीएम बनाया, ये हम ही को चैलेंज दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये तीसरी बड़ी बात, अमित शाह जब हाल में अभी मुंबई गए तो वो डिप्टी सीएम फडणवीस साहब से मिले, वो सीएम शिंदे साहब से मिले, वो सबसे मिले। डिप्टी सीएम अजीत पवार मुंबई से नजर आते, यानी अमित शाह से मिलने के लिए अजीत पवार आए नहीं। अब अजीत पवार अमित शाह जैसे ताकतवर नेता से मिलने ना आए, उनको एक तरह से इग्नोर कर दें मुंबई में, इसका इल्म शायद जब अमित शाह उड़ान भर रहे होंगे दिल्ली से मुंबई, उनको नहीं था। एक बेहद चौंकाने वाला आप कह सकते हैं कदम अजीत पवार का था, जो अमित शाह को, मेरे ख्याल चाणक्य को भी समझ नहीं आया कि होने क्या जा रहा है महाराष्ट्र में। अब दोस्तों, जानकारों का कहना है महाराष्ट्र में कि अजीत पवार ने पिछले कुछ महीनों में, जब से वो डिप्टी सीएम बने हैं या बीजेपी के करीब आए, तब से उनके खिलाफ जो भी जांचें थीं ईडी में या इनकम टैक्स में और केंद्रीय जांच एजेंसियों में, उन फाइलों को दुरुस्त कर दिया है। और एक बड़े मामले में चार्जशीट से उनका नेम, उनका जो नाम है वो ड्रॉप कर दिया गया है, उनका और उनकी पत्नी का। तो वहाँ एक बड़ी राहत मिली, आप कह सकते हैं संकट दूर हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि अजीत पवार को लगता है कि अमित शाह और मोदी, ये जो गुजरात लॉबी है, उनको मुख्यमंत्री शायद ना बनाए, अधर में लटका के रखे। और ये जो सिचुएशन, ये जो परिस्थिति अजीत पवार को पसंद नहीं। उनको लगता है एक तरफ उनका जो सेकुलर वोट है उनके हाथ से निकल रहा है, जो मुस्लिम वोट है वो भी उनके हाथ से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको पर्सनल लॉस है जहाँ तक वोट बैंक की बात है, और उनको गद्दी भी नहीं मिल रही। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो तेवर हैं अजीत पवार के पिछले हफ्ते भर या 15 दिन में, ये एक बहुत साफ संकेत है कि ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले, जी हाँ, 2024 के फाइनल से पहले अजीत पवार मोदी और शाह का साथ छोड़कर चाचा की गोद में फिर बैठ जाए, क्योंकि चाचा वैसे भी बड़े दिल वाले हैं। अब दोस्तों, अगर अजीत पवार मोदी जी को, शाह साहब को, भाजपा को अगर डिच करते हैं, अगर कहीं ना कहीं बीच मझधार में छोड़ देते हैं, अगर कहीं ना कहीं वो शॉक देते हैं, नया पैतरा लेते हैं, नया दांव खेलते हैं, सवाल यह है कि फिर हिंदुस्तान के सेकंड बिगेस्ट स्टेट 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में मोदी जी का क्या होगा? क्योंकि मोदी जी ने 2014 में थोक के भाव महाराष्ट्र से सीटें जीती थी, तब उनके साथ उद्धव ठाकरे थे। 41 सीटें 2014 में ले गए, उतनी ही सीटें 2019 में ले गए, 14 में 41, 19 में 41, और प्रधानमंत्री का सेहरा 2 बार पहना, जिसमें महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका थी। इस बार अगर ये दांव हो गया, और उधर वैसे भी जो महाविकास अघाड़ी है उसके वोट शेयर में कोई फर्क नहीं आया है, उद्धव ठाकरे आज भी मजबूत है, शरद पवार आज भी मजबूत है, कांग्रेस कमबैक कर रही है, बीजेपी एक भी बाई इलेक्शन जीत नहीं पा रही है महाराष्ट्र में। अगर ये स्थिति है तो फिर जो 41 सीटें मिली, जो थोक के भाव होलसेल में जो सीटें मिली हैं, कहीं रिटेल ना हो जाए, कहीं ये 10 के नीचे सीट ना आ जाए। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और आज इस सवाल का हमें जवाब ढूंढना होगा, समझना होगा कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति गड़बड़ाई तो बहुमत की सरकार नहीं बन सकती। आप देवगौड़ा वाली सरकार बना सकते हैं, आप गुजराल वाली सरकार बना सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को लूज करने के बाद अब ये मोदी वाली सरकार नहीं बन सकती, 14 वाली सरकार नहीं बन सकती, 19 वाली सरकार नहीं बन सकती। सरकार जा भी सकती है अगर महाराष्ट्र हाथ से निकल गया। और मुझे लगता है इतने बड़े सवाल पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जवाब आपको आज देना होगा, और मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लूँगा, सीधे चलेंगे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। महाराष्ट्र के जाने माने एक्सपर्ट हैं और बहुत बेखौफ बोलते हैं। सीधे टाइगर के पास। टाइगर, पहला सवाल, जिस तरह से अजीत पवार ने मुस्लिम कोटे की मांग कर दी, आप सोचिए देवेंद्र फडणवीस जो बार बार ये कह रहे हो, पृथ्वीराज चौहान जब चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने कोटा अप्रूव किया था, उस वक्त फडणवीस ने कहा कि ये असंवैधानिक है।
तो जो फडणवीस, जो अमित शाह बार बार मुस्लिम कोटे का विरोध कर रहे हैं, असंवैधानिक बता रहा हूं, उन्हीं की सरकार में अजीत पवार मुस्लिम कोटे की डिमांड कर रहे हैं, 5% मुस्लिम कोटा। और इसके अलावा जो 2 मुस्लिम मंत्री हैं, जिसमें अब्दुल सत्तार हैं, जिसमें हसन मुशर्रफ हैं, इन 2 मुस्लिम मंत्रियों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को बुला रहे हैं। आपको लगता है कि अजीत पवार ने दुखती रग पकड़ ली है? अजीत पवार ने जो लकीर खींची है, कहीं ना कहीं वो एक तरह से परेशानी का सबब है महाराष्ट्र के लिए, अमित शाह के लिए, मोदी के लिए। और अगर मैं कहूं कि बीजेपी के अंदर बैठ के बीजेपी की जड़ में मट्टा डाल रहे हैं अजीत पवार। देखिए दीपक भाई, अजीत पवार ने अपना व्यवहार नहीं बदला और अजीत पवार व्यवहार बदलेंगे नहीं। अजीत पवार बहुत रिजिड होते हैं, अजीत पवार आउटस्पोकन है और अजीत पवार यही करते हैं जो करना है। आप उनको गन पॉइंट पे तो बीजेपी में ले आए, लेकिन मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, मुझे मालूम है बिल्कुल समय कम है अपने पास जी। जब कई ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे कि कोई अजगर अपने औकात से ज्यादा खा जाता है, अजगर, फिर उसको उगालना पड़ता है। वो चीज वो अपने पेट में नहीं रख सकता, उगाल देता है। ये कई वीडियोस देखते हैं आप। जी जी देखा मैंने। बीजेपी ने अजीत पवार को निगल तो लिया, लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि ये हजम करने वाली चीज नहीं है, इसको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी मृत्यु हो जाएगी। अजीत पवार ने कोई अलग स्टैंड थोड़ी लिया। अजीत पवार को अपने साथ लेने के पहले आप अजीत पवार को जज नहीं कर पाए, ये आपकी मूर्खता है। जज नहीं कर पाए। टाइगर, एक बात और आ रही है, और बात वो ये आ रही है, लोग कह रहे हैं, बॉम्बे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरी भी एक आध लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि साहब अजीत पवार पे अमित शाह ने पहले मुकदमे ठोक दिए, ईडी पीछे लग गई, फाइलें खोल दी। अब इतना बड़ा साम्राज्य है अजीत पवार का, उनको लगा कि भाई अब तो जेल जाएंगे, और नवाब मलिक को जेल भेजी दिया था, अनिल देशमुख को जेल भेजी दिया था, तो डर तो था जेल जाने का। ऐसा लोग कहते हैं कि वो सिर्फ मोदी और अमित शाह के लिए इसलिए आए कि फाइलें अपनी ठीक करा ले, और बीच में एक मामले में, कोऑपरेटिव बैंक के मामले में, चार्जशीट से उनका नाम भी ड्रॉप कर दिया। तो क्योंकि अब अजीत पवार ने अपनी फाइलें ठीक करा ली हैं, तो क्या अब वो सीना चौड़ा होकर ललकार रहे हैं? देखिए दीपक भाई, मैं और इसके आगे जाता हूं। जब पहली बार 80 घंटे की सरकार बनाई थी और अजीत पवार चले गए थे, उस 80 घंटे में अजीत पवार ने सिंचन घोटाले, वो कोऑपरेटिव बैंक और सिंचन घोटाले में से अपना नाम निकलवा दिया था जी, वहां क्लीन चिट ली थी। लेकिन इसी के बीच में अजीत पवार के बहनों के ऊपर, उनके पत्नी का नाम, उनके बहनों का नाम, सारे रिलेटिव का नाम, और 1400-1450 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की। फिर भी अजीत पवार लड़ रहे थे, फिर भी लोहा ले रहे थे बीजेपी से। लेकिन उनके एक बेटे को लेके जब इंक्वायरी शुरू हो गई तो वो कॉशियस हो गए। देखिए, कोई भी पिता अपने बेटे को, खुद जेल जा सकते हैं, अजीत पवार जेल जाने से मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये ब्लैकमेल की स्थिति थी, जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो केसीआर है, उनकी बेटी को लेकर केस में जब समन भेजा गया तो वो अपनी बेटी के आगे दब गए। क्या ये ब्लैकमेल टैक्टिक्स थी कि इनके बेटे को, इनकी बेटी को? एकनाथ शिंदे वाला जो गुट आया वो इसी तहत आया, ब्लैकमेल। एकनाथ शिंदे के सचिन जोशी पे जैसे ही नोटिस गया, एकनाथ शिंदे, उसके पहले सरनाइक नाम के जो उनके विधायक थे, ठाणा के बहुत नजदीक थे, उनकी करीब 60 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो गई थी, और उनके ऊपर जो पीड़ा चल रही थी ईडी की, उससे डर गए जी। सभी जितने लोग गए उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे स्तर से उठ के आए। कोई पान की दुकान चलाता था, कोई ऑटो चलाता था, हाथ की भट्टी चलाता था, कोई टिकट ब्लैक करता था। ये लोग बाला साहब के फुट सोल्जर हुआ करते थे। वो फुट सोल्जर राजे बन गए, तो पैसा अंधाधुंध कमाया। अब ईडी तो पैसा, पुरानी फाइलें तो निकाल रही है। आपके एग्रीकल्चर में इतना तो इनकम नहीं हो सकता कि आप वहां इजराइल का भी रिकॉर्ड तोड़ दें। अब टाइगर, यहाँ पर टाइगर एक सवाल और, जिस समय महाराष्ट्र में रिजर्वेशन को लेके, आरक्षण को लेके आग लगी हो,
मराठा अपना रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ओबीसी अपना रिजर्वेशन मांग रहे हैं, धनगढ़ कम्युनिटी वो अपना रिजर्वेशन मांग रही है, और अजीत पवार ने भी मुस्लिम रिजर्वेशन कोटे की बात कर दी कि सब मुस्लिम कोटा दीजिए। क्या आपको लगता है कि अजीत पवार एक ऐसी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि बीजेपी के हर बड़े नेता को बेनकाब कर देंगे? क्या आपको लग रहा है कि अमित शाह जो पिछली बार गए थे, अभी 2 दिन पहले मुंबई में थे, अजीत पवार उनसे मिले नहीं, वो एकनाथ शिंदे के घर गए, देवेंद्र फडणवीस उनके साथ थे, वो लालबाग राजा के मंदिर में भी गए, वहां भी हमें जो है अजीत पवार नहीं दिखे। फिर एक फंक्शन किया उन्होंने जहां पर अजीत पवार को बुलाया गया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, वहां अमित शाह दिखे, वहां देवेंद्र फडणवीस दिखे, वहां एकनाथ शिंदे दिखे, अजीत पवार वहां भी गए। आपको क्या लग रहा है कि अजीत पवार का एक गलत नंबर डायल किया अमित शाह ने और मोदी ने? देखिए, अमित शाह ने गलत नंबर डायल किया, ये मैं मानता हूं। कोई भी राजनीतिक गठबंधन ब्लैकमेलिंग के गन पॉइंट पे नहीं होता। गन पॉइंट पे जो गठबंधन होते हैं वो इंतजार करते हैं समय का, और जब समय में आप फंस जाते हैं। देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मराठा कुणबी का सर्टिफिकेट मांग रहा है। कुणबी ये ओबीसी है। ओबीसी समाज लगातार महाराष्ट्र में आंदोलित है कि आप मराठों को रिजर्वेशन दो, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मराठों को कुणबी बना के हमारे रिजर्वेशन में मत घुसाड़ो। कुणबी आंदोलित है कि मराठों को कुणबी मत बनाओ, मराठे आंदोलित है कि हमको कुणबी बनाओ। धनगर बोल रहे हैं हमारा क्या, और सरकार सभी को बोल रही है कि तुम्हारा हम कर रहे, तुम्हारा हम कर रहे, तुम्हारा हम कर रहे। ऐसे में एक शगुफा छूटता है 5% मुसलमानों का, और उन्हें कहा मुसलमान, हाँ तो मुसलमान महाराष्ट्र के हैं भाई, मराठी बोलते हैं मुसलमान। मैं ऐसे कई मुसलमान साहित्यिक को बता सकता हूँ कि जो मराठी का बेहतरीन साहित्य गढ़ा है, उन्होंने मुसलमान है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इसमें 60,000 फौज में 60,000 पठानों की फौज। अगर अजीत पवार तमाचा मार के निकल गए, क्योंकि काम तो अब उनका हो गया, फाइलें ठीक हो गई, अब एक तमाचा मारा और निकल गए वो सरकार से, तो फिर ये गुजरात लॉबी का क्या होगा महाराष्ट्र में? 48 सीटें हैं साहब, 48 सीट्स। मैं तब भी कहता हूं सिंगल डिजिट, अब भी कहता हूं सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट आप मतलब आप कह रहे हैं कि पिछली बार मोदी जी को 41 सीटें मिली शिवसेना के साथ गठबंधन में, और मोदी जी ने ताज पहना, और 2014 में भी 41 सीटें मिली थी, 48 में से 41 मतलब स्वीप था। और अब आप कह रहे हैं कि 41 तो छोड़ो, 20-22 भी छोड़ो, 10 के नीचे जा रहे हैं मोदी। 10 के नीचे जा रहे हैं, 6-7 से ज्यादा नहीं है। वो भी सीटें व्यक्तिगत तौर पे है, जैसे नितिन गडकरी हो गए, जैसे तुम्हारे गोपाल रेड्डी हो गए जी, और नहीं है सीट्स इनके पास। हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेदार कौन है इसका? अमित शाह, फडणवीस? कौन जिम्मेदार? देवेंद्र फडणवीस, जो ब्लाइंडली इन गुजरातियों की ऑर्डर्स ले रहे थे। अरे अपना राज्य है, थोड़ा तो राज्य के प्रति समर्पित रहें। जिन ने गुजरात की सेवा की वो महाराष्ट्र से बाहर होंगे राजनीति से। देख लीजिए, मुझे बात सुन लीजिए ध्यान से। जिन ने, मैं ये नहीं कहता हूं कि हाईकमान के आगे झुकता नहीं आदमी, हाईकमान के आदेश लेता है, लेकिन अपने राज्य का हित पहले देखता है। इसके पहले कांग्रेस ने सालों सत्ता की, लेकिन कभी कांग्रेस ने यूपी में से प्राइम मिनिस्टर आते करके यूपी में प्रोजेक्ट नहीं दिए। टाइगर, हम क्या माने? हाईकमान को पैसा पहुंचा सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं पार्टी को, अपने राज्य का अहित नहीं कर सकते जी। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, इन्होंने अपने पार्टी, अपने प्रदेश का अहित करवाया। 2 बड़े प्रोजेक्ट चले गए गुजरात, ये चुपचाप बैठे रहे। कई चीजें जा रही है, स्टॉक मार्केट का कई चीजें जा रही है, और ये बीएससी और एनएससी चला गया, वहां पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चला गया, तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। कॉमोडिटी मार्केट के कुछ डिपार्टमेंट ऑलरेडी जा चुके हैं वो टॉय सिटी में, गिफ्ट सिटी में। टाइगर, यहां पर एक सवाल उठता है, लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी मतलब राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, उनके साथ अमित शाह चाणक्य हैं, और ये दोनों मिलकर इन्होंने सबको परास्त किया, सबको पराजित किया। जो भी मोदी जी से शतरंज खेलने आया उसको मोदी जी ने मात दी है बुरी तरह से। क्या महाराष्ट्र जो पड़ोसी राज्य था, गुजरात का पड़ोसी राज्य है, मोदी जी को गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र की भी बहुत ज्यादा जानकारियां हैं,
मोदी जी महाराष्ट्र की राजनीति नहीं समझ पाए, अमित शाह जो उनके साथ थे वो महाराष्ट्र को नहीं समझ पाए, मराठी सेंटिमेंट्स नहीं समझ पाए, जब वो रीजनल मराठी पार्टियां तोड़ रहे थे उसका परिणाम नहीं समझ पाए। ये मोदी जी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि वो अपने पड़ोसी राज्य की सियासत को नहीं समझ पाए? और दुनिया कहती बादशाह हैं वो सियासत के। जिस दिन सचिन तेंदुलकर को यह लगने लगता है कि दुनिया का कोई बॉलर मेरी विकेट नहीं ले सकता, उस दिन उनका विकेट चला जाता है। अहंकार आदमी के बुद्धि पर जंग चढ़ा देता है, वो जो आदमी सोचने लायक नहीं रहता। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को यह लगने लगा था कि मोदी है तो मुमकिन है, कोई भी चीज मुमकिन है। मैं आपको मालूम है कम समय है लेकिन 30 सेकंड लूंगा, एक छोटी कहानी है 30 सेकंड की। एक अमेरिकन एक मर्सिडीज लेके इंडिया में आया और गांव गांव घुमा, जहां भी मर्सिडीज खराब होती थी लोकल मैकेनिक आके बोलता था जुगाड़ है मेरे पास, ठीक करता था उसको। वो अमेरिका जाके बोला कि या क्या हम इंडिया को पागल कहते हैं, इंडिया को बैकवर्ड कहते हैं, इंडिया सबसे ऑर्गेनाइज और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में कंट्री है। तो उसके मैकेनिक ने पूछा कैसे? उन्होंने बोला अपने यहाँ जरा कुछ गाड़ी में हो गया तो ये पार्ट ला वो पार्ट ला। बोला मैं इंडिया में घूमा, जहां भी गाड़ी तकलीफ में आई उन्होंने कहा कि हमारे पास जुगाड़ है, देयर इज ओनली वन स्पेयर पार्ट कॉल्ड जुगाड़। वो ठोक ठाक के ठीक करता था। मर्सिडीज वाले ने देखा मुझे देखने तो जुगाड़ क्या है। जब मैकेनिक ने इंजन खोला तो इंजन की पूरी 12 बज चुकी थी, क्योंकि जहां 16 नंबर का नट चाहिए था उन्होंने 18 नंबर का नट हथौड़े से घुसेड़ा अंदर, तो इंजन तो फट गया। उन्होंने कहा कि माय डियर यू केम बैक ऑल द वे टू अमेरिका, इट्स गुड, लेकिन ये इंजन अब किसी काम का नहीं रहा, जुगाड़ इंजन हो गया है। तो इन्होंने जुगाड़ जुगाड़ में हर राज्य में सरकार बनाते गए और अपना संगठन जुगाड़ कर लिया। और जब भाजपा ही जुगाड़ बन चुकी है तो अब भाजपा काम नहीं करेगी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह जैसे मिस्त्री ने मोदी जी के, उन्होंने हर जगह इंजन में 16 नंबर नट की जगह 18 नंबर नट डाल के इंजन बैठा दिया। हर राज्य सरकार का इंजन बैठा हुआ, वो तो सरकार चला दिया, डबल इंजन की सरकार का हर इंजन बैठा है, सब इंजन बैठा है, इसलिए तो रो रहे हैं। मध्य प्रदेश रो रहे हैं, छत्तीस, अरे राजस्थान में रैली छोड़ के आ गए लोग नहीं है रैली में, बड़े इस बार 200 पार की बात कर रहे थे कर्नाटक में, बेरंग वापस भेज दिया लोगों ने जी, क्योंकि इंजन अब पूरा तरह से स्क्रैप हो चुका है। बीजेपी का संगठन इन्होंने स्क्रैप कर दिया। जिस आदमी ने मुसलमानों को खुलेआम गालियां दी, मुस्लिम समाज को गाली देते हुए सबको बुरा लगा, सबने कहा कि ये बहुत बुरा हुआ, उसको आप राजस्थान में टोंक का इंचार्ज बनाते हो। ये हमने कहा उस दिन कि अब शायद उसको विधुड़ी को कोई प्राइज दिया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा। उन्हें राजस्थान में एक अहम काम जिम्मेदारी दी, टोंक विधानसभा की। ये है बीजेपी का असली चेहरा। अब महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे को यह जवाब देना होगा कि उन्होंने शिवसेना इसलिए छोड़ी कि वो हिंदुत्व खराब कर दिया था उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाके। अब आपका उप मुख्यमंत्री मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मांगता है। शिंदे साहब, कहां गया आपका हिंदुत्व? अब ये महाराष्ट्र की जनता पूछेगी, ठाणे की जनता पूछेगी, तो ये शिंदे आपको भागते नजर आएंगे। क्या जवाब देंगे आप? लास्ट क्वेश्चन टाइगर, लास्ट क्वेश्चन। क्या आपने जो कुछ बताया उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि क्या अजीत पवार ने, शरद पवार के सगे भतीजे ने महाराष्ट्र की सियासत में रायता फैला दिया है और इस रायते में डुबकी लगा रही है गुजरात लॉबी? ऐसा रायता फैला दिया है जो किसी से समेटा नहीं जाएगा। मोदी शाह के बस का नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। मैं बार बार कह रहा हूं, गन पॉइंट पे आपने किसी को लिया, वो गन पॉइंट पे जिस दिन उसको पता पड़ता है इसका हाथ कमजोर हो गया, वो स्ट्राइक बैक करता है, क्योंकि वो मजबूरी में डर के मारे आपके साथ है। इसलिए आपके साथ नहीं कि इसकी विचारधारा आपके साथ है, इसलिए साथ नहीं कि आप देश का विकास कर रहे हैं। बड़ी बात कही। अजीत पवार के ये जो नए पैतरे हैं, जहां पर वो एक तरह से आप बीजेपी की जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं, टाइगर ने एक बात कही दोस्तों, उन्होंने कहा कि बंदूक लगा के, माथे पर पिस्तौल लगा के, ब्लैकमेल करके, तमाम केस खोल के, अगर आप किसी को अपने साथ लाना चाहते हैं तो वो दिल से नहीं आता है। उसको वो केस
उसकी वो फाइलें, उसके वो झूठे मुकदमे साथ लाते हैं, और जैसे ही वो मुकदमे निपटते हैं वो दुश्मन की तरह भीतर ही भीतर आस्तीन का सांप बन के खड़ा हो जाता है। और यही स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र एक छोटा राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य, 48 सीटें, और बहुत निर्णायक साबित होती है। महाराष्ट्र अगर नहीं है मोदी जी के खाते में तो बड़ा मुश्किल है 2024 में फिर से तीसरी बार शपथ लेना। टाइगर आप आए। महाराष्ट्र यदि नहीं है मोदी जी के खाते में तो फिर मोदी जी नहीं है देश के खाते में। देश के खाते, मोदी जी नहीं है फिर देश के खाते में अगर महाराष्ट्र नहीं। टाइगर आप आए, बेखौफ बोले कैमरे पर। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में आप जैसी आवाज, निष्पक्ष और निर्भीक, बहुत बिरले हैं ऐसे पत्रकार जो आज के दौर में खुलकर बोल रहे हैं। टाइगर, आपको सैल्यूट, नमस्कार, सलाम।